में देखो किस तरह से क्या होता है कि हमने 14 ग्रुप एलिमेंट लिख दिया जर्मेनियम, और उसमें हमने ये हम डिस्कस करें एन टाइप के लिए। एन टाइप के लिए तो इसमें हमने मान लो इम्प्योरिटी ऐड की हमने आर्सेनिक की, ठीक है। तो 14 ग्रुप एलिमेंट होने की वजह से जर्मेनियम के आउटर मोस्ट में हर एक के पास रहेंगे 4 फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आर्सेनिक जो है, क्योंकि ये 15th ग्रुप एलिमेंट है, तो इसके पास हमारे पास रहेंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमारा काम क्या होता है कि जो बाहर से हमारे घर में मेंबर आता है, हमारी कोशिश रहती है कि हम उसकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें या उसको सब फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि हम इस आर्सेनिक का ऑक्टेट पूरा करवाएं। आर्सेनिक का ऑक्टेट पूरा करवाने के लिए आपने कुछ इस तरह से बॉन्ड कनेक्शन किया, ठीक है। पर आप देख रहे हो आर्सेनिक के 8 का ऑक्टेट पूरा होने के बावजूद इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है। तो ये क्या करता है, इस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे जो आपकी फैमिली थी उसमें से किसी एटम को दे देते हैं। अब इस जर्मेनियम के पास ऑलरेडी 4 हैं, इसको एक्स्ट्रा एक 5th इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे देगा। इसको भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसी और को देगा। तो आप देखोगे कि इस तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो मोशन करते रहते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा चार्ज का कंडक्शन होता है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की वजह से होता है, ठीक है। अगर हम बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है, दोनों के बीच में एक लेवल लाई करता है। दैट लेवल इज़ कॉल्ड एक्सेप्टर लेवल, और ये लेवल जो है वैलेंस बैंड के पास एग्जिस्ट करता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, बोरोन की इम्प्योरिटी ऐड की, बोरोन के पास थे 3, ठीक है। और एन 14 ग्रुप एलिमेंट होने की वजह से मान लो जर्मेनियम के हैं हर एक के पास 4 एलिमेंट, ठीक है। तो क्या होगा, अब कोशिश हमारी क्या रहेगी कि हम बोरोन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। तो हर एक एलिमेंट उस बोरोन को के साथ एक एक बॉन्ड बनाएगा, पर स्टिल आप देख रहे हो कि बोरोन के पास सिर्फ कितने एलिमेंट हो पाए, 2, 2, 4 और 2, 6। अभी इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि बोरोन कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ताकि वो किसी और जर्मेनियम के साथ मिलकर अपना ऑक्टेट 8 का पूरा कर सके, ठीक है। पर क्या होगा, अब इस बोरोन को देने के लिए मान लो इस जर्मेनियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस बोरोन को दिया, तो बोरोन को जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जर्मेनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, और उस डेफिशिएंसी को हम कहते हैं होल। इस जर्मेनियम की इस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए कोई दूसरा जर्मेनियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको देने की कोशिश करेगा, ठीक है, ठीक है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की जगह एक वैलेंसी क्रिएट हो गई, और यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, होल। फिर से क्या होगा, ये वाला जर्मेनियम कोशिश करेगा अपना इलेक्ट्रॉन इसको देने की, मतलब यहाँ पर एक वैलेंसी क्रिएट हो गई जिसको हमने नाम दिया होल। तो एक अकॉर्डिंगली हम क्या देख रहे हैं कि होल जो है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव कर रहा है। इसी वजह से हम कहते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन है या जो चार्ज का फ्लो है वो ड्यू टू होल्स होता है। इसी वजह से हम इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमारा यहाँ पर जो कंसिड्रेशन है वो है अबाउट द चार्ज कैरियर इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टॉपिक, ठीक है। ये बुक में आपका पेज नंबर 274 पर रहेगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, देखो आपके पास जो रेट ऑफ कॉम्बिनेशन होता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से कंबाइन करें, तो वो रेट ऑफ कॉम्बिनेशन डायरेक्टली डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स पर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ होल्स हमने किया, ठीक है। यहाँ R इज़ द रेट ऑफ कॉम्बिनेशन इज़ जस्ट इक्वल टू NE इंटू NH। अगर हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स हमेशा इक्वल होते हैं, वो इक्वल होते हैं NI के, ठीक है। तो जो रिकॉम्बिनेशन फैक्टर इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा वो बन गया NI स्क्वायर, और R इज़ इक्वल टू KNI स्क्वायर, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी लगाकर एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आप K को यूज़ करोगे, ठीक है। पर अगर आप बात करो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा कि हम बोलेंगे कि जो आपके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ़ होल्स हैं, अगर आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो NE विल बी मच मच लार्जर देन नंबर ऑफ़ होल्स, और अगर आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो आप बोलोगे कि NH मच मच लार्जर देन NE, ठीक है। तो उस केस में जो रिकॉम्बिनेशन फैक्टर है
वो इन जनरल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एन ई हो जाएगा इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, आर इक्वल टू के एन एच हो जाएगा इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसके बाद हमारा जो एक नेक्स्ट टॉपिक है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। तो हमारे टॉपिक का नाम है कैरियर मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। इसको करने के लिए हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया। हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, होल्स जा रहे हैं दूसरी डायरेक्शन में, तो जो टोटल करंट होगा वो किसकी वजह से हुआ, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू होल। ठीक है, करंट का फॉर्मूला होता है NEAVD। यहाँ पर ए का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और VD यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज़ योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सब टॉपिक आप 12th क्लास में करके आते हो। ठीक है, अब देखो IE को लिखा NEAVE ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, VH ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। तो टोटल करंट जो हमारा बना उसमें हमने IE और IH को ऐड कर दिया। अब इसमें हमने जब टोटल करंट निकाला तो टोटल करंट को हमने कहा IE प्लस IH। IE और IH को जब आप ऐड करते हो तो आप देख रहे हो इन दोनों में कॉमन है EA। ठीक है, तो EA को कॉमन निकाला और अंदर आपके पास फैक्टर बचा NEVE प्लस NHVH। और हमें पता है करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V/R। तो यहाँ से ये हमने इक्वेशन 1 बना दी। दूसरा हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब dV/dr। इन जनरल अगर हम लिखना चाहें तो पोटेंशियल का मतलब V और dr का मतलब लेंथ। तो E इज़ इक्वल टू V/L और यहाँ से V पोटेंशियल इज़ इक्वल टू E इंटू L। दिस इज़ इक्वेशन 2। यहाँ से V इक्वल टू EL की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। और इसी इक्वेशन में इस L को R के नीचे ले आओ और इस A को यहाँ ले आओ तो E/RA/L इक्वल टू दिस बना। ऐसा करने का रीज़न क्या था, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पे, इन्वर्सली डिपेंड करता है एरिया पे। प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर इक्वालिटी यूज़ करते हैं तो कोफिशिएंट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आता है RA/L। ठीक है, तो यहाँ पर इस RA/L की जगह हम यूज़ कर सकते हैं रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू दिस मच। इसी इक्वेशन को हमने एक बार रीराइट किया। ठीक है, फिर हमने अपना टॉपिक इसी के अंदर इंक्लूड किया मोबिलिटी का। मोबिलिटी को डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसी इक्वेशन के अंदर इस E को यहाँ VE के भी नीचे ले आओ और VH के नीचे ले आओ। तो आपकी इक्वेशन बनी कुछ इस तरह से। और VE/E को लिख दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, VH/E को लिख दो μH ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। और 1/σ आपका बना 1 रेजिस्टिविटी। और 1 रेजिस्टिविटी का मतलब होता है सिग्मा, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिर्फ एन टाइप सेमीकंडक्टर की तो वो सिर्फ इस फैक्टर पर डिपेंडेंट हो जाता। अगर हम बात करते हैं सिर्फ पी टाइप सेमीकंडक्टर की तो वो इस फैक्टर पर डिपेंड करता, क्योंकि हमें पता है अगर एन टाइप है तो एन एच को आप बहुत कम लेते हो एज़ कम्पेयर टू एन ई, और उस सिचुएशन में एन एच को आप इग्नोर कर सकते हो। अब साथ में अगर टेम्परेचर की फिनोमिना को लें तो हमें पता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते हैं इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, और हैंस मोबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो अगर एन ई और म्यू ई दोनों इंक्रीज़ होते हैं तो सिग्मा कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी फॉर अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये आपका टॉपिक था कैरियर मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, क्योंकि इसमें आप मोबिलिटी की को भी यूज़ करते हो एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को आप डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको करना है।